लास्ट वीडियो में हम अपवर्तन पर आधारित कुछ उदाहरणों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए किसी पात्र में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, मृग मरीचिका का बनना, वर्ण विक्षेपण, ये सब अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। जैसे पानी में आंशिक डूबी हुई पेंसिल वस्तु का मुड़ा हुआ किस प्रकार से दिखाई देता है, तो वस्तु के पानी में डूबे हुए भाग से जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वो वस्तु के पानी के बाहर के भाग से आने वाले प्रकाश से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वस्तु के पानी का भीतर वाला भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सिक्के की बात करें तो सिक्के में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। पानी में डूबे हुए भाग से, यानी कि सिक्का है, सिक्का पानी में डूबा हुआ है, तो सिक्के से आने वाले प्रकाश किरणें और सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें जो सिक्के से टकरा रही हैं, उन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। और जैसे ही सिक्के से बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात या पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात अविलंब से दूर हट जाती है। तो सिक्का हमें, जब ये अपवर्तित प्रकाश किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है तो सिक्का हमें उसकी वास्तविक पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नंबर 3 है सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। तो सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। जब सूर्योदय होने लगता है तो उससे पूर्व ही सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से अपवर्तित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती है एवं परिणाम स्वरूप ये अविलंब की ओर झुक जाती हैं। इसी कारण जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तभी वो हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी कारण सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक सूर्य दिखाई देता है। तो ये सारी अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। नंबर 4 है जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। तो इसकी हम बात करें, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? विबजॉय, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब ये प्रकाश किरणें यानी कि सूर्य से आने वाले ये प्रकाश किरणें जिनमें रंग होते हैं कितने? 7। श्वेत प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं और रंगों का क्रम है विबजॉय, VIBGYOR, बैंगनी, वायलेट, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सूर्य से आने वाले इन प्रकाश किरणों में लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, लेंथ डिस्टेंस, जिसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो जैसे ही सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से टकराती हैं, जैसे हम बात करें धूल कणों से,
गैसों के कण है, धूल कण है, धुआं है, कोलाइड कण है, इनसे टकराने के पश्चात प्रकाश के अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, वो फैल जाते हैं और एकमात्र रंग जो हम तक आकर के पहुंचता है वो कौन सा रंग है? लाल। इसलिए सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। जैसे आप कहें कि खतरों के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो खतरों के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण दूर तक यह हमें दिखाई देता है, इसलिए खतरों के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष बनता है बरसात के पश्चात, बरसात के दिनों में बरसात के पश्चात बनता है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब बरसात होती है उसके बाद वायुमंडल में सूक्ष्म बूंदें रह जाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म बूंदों से टकराता है तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग, इन 7 रंगों का प्रकीर्णन होता है जो एक 7 रंगों की पट्टिका के समूह में हमें दिखाई देता है। इन 7 रंगों की पट्टिका के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इंद्रधनुष बरसात के दिनों में यानी कि बरसात के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म बूंदों से टकराती हैं तो सूक्ष्म बूंदों से टकराने के पश्चात सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तारे वास्तविकता में टिमटिमाते नहीं है, तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मृदु मरीचिका का बनना, रेगिस्तान की रेत जो है वो चमकीली प्रतीत होती है। तो मृग यानी कि हिरण और मरीचिका, तो जब रेगिस्तान में हिरण का फंसना होता है यानी कि रेगिस्तान में हिरण फंस जाता है उस समय रेगिस्तान की रेत चमकने के कारण उसे पानी जैसी प्रतीत होती है और पानी के चक्कर में वो जैसे जैसे प्यासा मरता हुआ हिरण आगे की ओर बढ़ता है तो वो बाद में तड़प तड़प करके मर जाता है क्योंकि रेगिस्तान की रेत ही उसे चमकीली प्रतीत होती है, पानी जैसी प्रतीत होती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसे आगे की ओर पानी दिखाई देने लगता है और लास्ट में उसे पानी नहीं मिलने के कारण वो तड़प तड़प करके उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार ये है मृग मरीचिका का बनना। वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या जैसे हम बात करें कांच के प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात इन रंगों की तरंगदैर्घ्य के हिसाब से जैसे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो रंगों की तरंगदैर्घ्य के क्रम में इन रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है जो हमें 7 रंगों के पट्टिका के समूह में प्राप्त होता है। उस 7 रंगों की पट्टिका के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को किस प्रकार समझा जा सकता है। ये बोर्ड, ये कोई हमारा हार्डबोर्ड है और इस हार्डबोर्ड पर अपन ने एक सफेद कागज की शीट चिपका ली। शीट चिपकाने के पश्चात इसके ऊपर हमने रखा एक आयताकार कांच का स्लैब जिसको हम पेंसिल से ड्रा कर लेते हैं और पेंसिल से ड्रा करने के पश्चात इसको प्रदर्शित कर देंगे A, B, C और D। ये कांच है, ये वायु, वायु वाला क्षेत्र विरल माध्यम, ये कांच सघन माध्यम और फिर ये वायु। एक पृथक पृष्ठ हो जाएगा वायु कांच अंतरापृष्ठ और एक पृष्ठ हो जाएगा कांच वायु अंतरापृष्ठ। वायु कांच अंतरापृष्ठ होगा AB और कांच वायु अंतरापृष्ठ होगा CD। सपोज दैट जैसे कि माना कोई प्रकाश किरण है इस प्रकार AB पृष्ठ पर आपतित होती है,
यहां हमने एक 90 डिग्री का रेखाखंड खींचा, जिसको नाम दिया अभिलंब। इसको प्रदर्शित कर दिया एन और एन डैश से, और आपतन बिंदु को प्रदर्शित किया ओ से। अब ये प्रकाश किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कोण हो जाएगा आपतन कोण, और एबी पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण एन और एन डैश अभिलंब, ये ओ। अब इस अपवर्तित प्रकाश किरण को हम सीढ़ी पृष्ठ की ओर बढ़ाते हैं तो इसके लिए ये हो जाएगी आपतित किरण। यहां इसको हमने प्रदर्शित किया इस बिंदु को ओ डैश से, इस पर अभिलंब खींचा एम डैश। और जैसे ही प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में बाहर की ओर निकलती है तो इस प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाएगा और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इन दोनों माध्यमों में यानी कि दोनों पृष्ठ जो है वायु काच अंतरा पृष्ठ और काच वायु अंतरा पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों से टकराने के पश्चात प्रकाश किरणों के जो मुड़ने का प्रवाह है वो एक दूसरे के क्या है विपरीत। पहले वो सघन माध्यम की ओर झुक रही है अभिलंब की ओर, और दूसरे में वो अभिलंब से क्या हो रही है दूर हट रही है। इस प्रकार हम स्पष्ट करते हैं अपवर्तन के नियम का, अपवर्तन के नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और नंबर 2 हो जाएगा प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्यात, आपतन कोण की ज्यात ज्या को प्रदर्शित करेंगे साइन फाई से आपतन कोण की ज्या को, वह अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहता है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक।
इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। किसका? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, जिसे स्नेल के अपवर्तन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू। और 2 का 1 के सापेक्ष, तो 2 पहले एक बाद में, म्यू टू 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसी प्रकार जैसे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रदर्शित करें तो हम कह देंगे म्यू 1 2 बराबर साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर ऊपर, साइन आई नीचे। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1 ऊपर और माध्यम 2 नीचे। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 2 ऊपर और माध्यम 1 नीचे। तो इसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक से भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, यदि इसी प्रकार निर्वात में किसी माध्यम, यानी कि निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है कौन? प्रकाश। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निर्वात के सापेक्ष, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात में प्रवेश करती है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।